नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम आज के इतिहास में। जैसा कि आप सब जानते हैं और देखते भी हैं कि प्राइम टीवी हर रोज़ आपके लिए लेकर आता है हर दिन का इतिहास। और हर रोज़ की तरह आज भी हम लेकर आए हैं 8 मार्च का इतिहास। हर दिन की तरह आज का भी एक इतिहास है महिलाओं के अदृश्य संघर्ष को सलाम करने के लिए, उनके सम्मान में, उन्हें सम्मान, अधिकार और सम्मान दिलाने के लिए उद्देश्य के साथ संयुक्त राष्ट्र संघ ने 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस घोषित किया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने के लिए कई जायज़ कारण भी हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का खास कार्यक्रम महिला दिवस पर। महिलाओं के अदृश्य संघर्ष को सलाम करने के लिए उनके सम्मान में, उनके समान अधिकार और सम्मान दिलाने के उद्देश्य के साथ संयुक्त राष्ट्र संघ ने 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस घोषित किया हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने के लिए कई कारण हैं। महिला, स्त्री, नारी, औरत शब्द कुछ भी हो, माँ, बहन, बेटी, पत्नी, रिश्ता कोई सा भी हो, हर जगह महिलाएं सम्मान की हकदार हैं। चाहे वह शिक्षक, वकील, डॉक्टर, पत्रकार, सैनिक, सरकारी कर्मी, इंजीनियर जैसे किसी भी पेशे में हो या फिर गृहिणी ही क्यों न हो, समानता का अधिकार उन्हें भी उतना ही है जितना कि पुरुषों को है। आधी आबादी के तौर पर महिलाएं हमारे समाज जीवन का एक मजबूत आधार हैं। महिलाओं के बिना इस दुनिया की कल्पना करना भी असंभव है। कई बार महिलाओं के साथ पेशेवर जिंदगी में भेदभाव होता है। घर परिवार में भी कई दफा उन्हें हक और सम्मान नहीं मिल पाता है। फिर वे जूझती हैं और संघर्ष करती हैं। इस दुनिया को खूबसूरत बनाने में उनका सर्वाधिक योगदान है। विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं के प्रति सम्मान, प्रशंसा और प्यार प्रकट करते हुए इस दिन को महिलाओं के आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक उपलब्धियों के रूप में उत्सव के तौर पर मनाया जाता है। कुछ क्षेत्रों में यह दिवस अपना राजनीतिक मूल स्वरूप खो चुका है। अब यह मात्र महिलाओं के प्रति अपने प्यार को अभिव्यक्त करने हेतु एक तरह से मातृ दिवस और वैलेंटाइंस डे की तरह बस एक अवसर बनकर रह गया है। हालांकि अन्य क्षेत्रों में संयुक्त राष्ट्र द्वारा चयनित राजनीतिक और मानवाधिकार विषय वस्तु के साथ महिलाओं के राजनीतिक और सामाजिक उत्थान के लिए अभी भी इसे बड़े जोर शोर के साथ मनाया जाता है। कुछ लोग बैगनी रंग के रिबन पहनकर इस दिन का जश्न मनाते हैं। सबसे पहला दिवस न्यूयॉर्क शहर में 1909 में एक समाजवादी राजनीतिक कार्यक्रम के रूप में आयोजित किया गया था। वहीं 1917 में सोवियत संघ ने इस दिन को एक राष्ट्रीय अवकाश घोषित किया और यह आसपास के अन्य देशों में फैल गया। इसे अब कई पूर्वी देशों में भी मनाया जाता है। अमेरिका में सोशलिस्ट पार्टी के आह्वान पर यह दिवस सबसे पहले 27 फरवरी 1909 को मनाया गया। इसके बाद यह फरवरी के आखिरी इतवार के दिन मनाया जाने लगा। 1910 में स्पेशलिस्ट इंटरनेशनल के कोपेनहेगन सम्मेलन में इसे अंतर्राष्ट्रीय दर्जा दिया गया। उस समय इसका मुख्य ध्येय महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिलवाना था, क्योंकि उस समय अधिकतर देशों में महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं थे। 1917 में रूस की महिलाओं ने महिला दिवस पर रोटी और कपड़े के लिए हड़ताल पे जाने का फैसला लिया था। यह हड़ताल भी अपने आप में ऐतिहासिक थी। जार ने सत्ता छोड़ी, अंतरिम सरकार ने महिलाओं को वोट देने का अधिकार दे दिया। उस समय रूस में जूलियन कैलेंडर चलता था और बाकी दुनिया में ग्रेगोरियन कैलेंडर। इन दोनों ही तारीखों में कुछ अंतर है। जूलियन कैलेंडर के मुताबिक 1917 की फरवरी का आखिरी इतवार 23 फरवरी को था, जबकि ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार उस दिन 8 मार्च था। इस समय पूरी दुनिया में ग्रेगोरियन कैलेंडर चलता है, इसीलिए 8 मार्च महिला दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। प्रसिद्ध जर्मन एक्टिविस्ट क्लारा जेटकिन ने जोरदार प्रयासों के बदौलत इंटरनेशनल सोशलिस्ट कांग्रेस ने साल 1910 में
महिला दिवस के अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप और इस दिन पब्लिक हॉलिडे को सहमति दी थी। इसके फलस्वरूप 19 मार्च 1911 को पहला WD ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और जर्मनी में आयोजित किया गया था। हालांकि महिला दिवस की तारीख को साल 1901 में फाइनली बदलकर 8 मार्च कर दिया गया। तब से महिला दिवस पूरी दुनिया में 8 मार्च को ही मनाया जाता है। अभी हम लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के बारे में काफ़ी कुछ जाना। आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे मेवाड़ की रानी कर्णावती के बारे में। इनका आज ही के दिन यानी 8 मार्च 1535 में देहांत हुआ था। तो चलिए थोड़ा और विस्तार से जानते हैं रानी कर्णावती के बारे में। रानी कर्णावती मेवाड़ की रानी थी और आज के ही दिन 8 मार्च 1535 में रानी कर्णावती का देहांत हुआ था। जिस समय हुमायूं अपने राज्य विस्तार का प्रयत्न कर रहा था, गुजरात के शासक बहादुर शाह भी अपनी शक्ति बढ़ाने में लगे हुए थे। बहादुर शाह ने 1533 में चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया। उसने राजनीतिक दूरदर्शिता का परिचय देते हुए हुमायूं के सामने प्रस्ताव रखा कि हम परस्पर संधि करके अपने समान शत्रु बहादुर शाह का मिलकर सामना करें। राजस्थान के मेवाड़ की रानी कर्णावती को कौन नहीं जानता। एक ओर जहां मुगल सम्राट हुमायूं अपने राज्य का विस्तार करने में लगा था, तो दूसरी ओर गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह ने 1533 ईस्वी में चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया था। रानी कर्णावती चित्तौड़ के राजा की विधवा थी। रानी के 2 पुत्र थे, राणा उदय सिंह और राणा विक्रमादित्य। ऐसे में महारानी कर्णावती ने राजपूतों और मुस्लिमों के संघर्ष के बीच हुमायूं के सामने प्रस्ताव रखा कि हम परस्पर संधि करके अपने समान शत्रु बहादुर शाह का मिलकर सामना करेंगे। मुगल सम्राट हुमायूं ने रानी का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। हालांकि हुमायूं किसी को भी नहीं बख्शता था, लेकिन उसके दिल में रानी कर्णावती का प्यार अच्छे से उतर गया और उसने रानी का साथ दिया। हुमायूं को रानी ने अपना धर्म भाई बनाया था, इसलिए हुमायूं ने भी राखी की लाज रखते हुए उनके राज्य की रक्षा की। पहले मुगल बादशाह बाबर ने 1526 में दिल्ली के सिंहासन पर कब्जा कर लिया था। मेवाड़ के राणा सांगा ने उनके खिलाफ राजपूत शासकों का एक दल का नेतृत्व किया, लेकिन अगले वर्ष खानुआ की लड़ाई में वे पराजित हुए। उस युद्ध में राणा सांगा को गहरे घाव हो गए, जिनकी वजह से शीघ्र ही उनकी मृत्यु हो गई। उनके पीछे उनकी विधवा रानी कर्णावती और उनके बेटे राणा विक्रमादित्य और राणा उदय सिंह थे। रानी कर्णावती ने अपने बड़े पुत्र के हाथों में राज्य का पदभार संभालने को दिया, लेकिन इतना बड़ा राज्य संभालने के लिए अभी उनका पुत्र छोटा था। इस बीच गुजरात के बहादुर शाह द्वारा दूसरी बार मेवाड़ पर हमला किया गया, जिनके हाथ विक्रमजीत को पहले हार मिली थी। रानी के लिए यह बहुत ही चिंता का मामला था। रानी कर्णावती ने चित्तौड़गढ़ के सम्मान की रक्षा में मदद करने के लिए अन्य राजपूत शासकों से अपील की थी, जिसके बाद शासकों ने सहमति व्यक्त की, लेकिन उनकी एकमात्र शर्त ये थी कि विक्रमजीत और उदयजीत को अपने व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए युद्ध के दौरान बूंदी जाना चाहिए। कर्णावती ने मुगल सम्राट हुमायूं को एक राखी भेजी और उन्हें एक भाई का दर्जा देते हुए सहायता की अपील की। रानी कर्णावती अपने बेटों को बूंदी को भेजने के लिए राजी हो गई और उन्होंने अपने भरोसेमंद दासी पन्ना से कहा कि उनके साथ रहना और उनकी अच्छे से देखभाल करना, और पन्ना ने यह जवाबदेही स्वीकार कर ली। मुगल सम्राट हुमायूं और राजपूत रानी कर्णावती की ये कहानी शुद्ध भाई बहन के प्यार की प्रतीक है। राखी सिर्फ धागा नहीं है, बल्कि भाई और बहन के बीच भावनात्मक जुड़ाव है। मध्यकालीन युग में राजपूत और मुस्लिमों के बीच संघर्ष चल रहा था।
रानी कर्णावती चित्तौड़ के राजा की विधवा थी। उस दौरान गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह ने अपनी और अपनी प्रजा की सुरक्षा का कोई रास्ता न निकलता देख रानी ने हुमायूं को राखी भेजी थी। हुमायूं इस हिंदू परंपरा को अच्छे से जानते थे, इसलिए उसे रानी कर्णावती की ये बात छू गई। हालांकि हुमायूं किसी को भी नहीं बख्शता था, लेकिन उसके दिल में रानी कर्णावती का प्यार अच्छे से उतर गया और उसने अपने सैनिकों को युद्ध बंद करने के आदेश दे दिए। और हुमायूं ने रानी कर्णावती को अपनी बहन का दर्जा दिया और उम्र भर रक्षा का वचन भी दिया। मार्च 1534 में गुजरात के शासक बहादुर शाह ने चित्तौड़ के नाराज सामंतों के कहने पर चित्तौड़ पर हमला किया था। राणा सांगा की पत्नी राजमाता कर्णावती को जब ये पता चला तो वे चिंतित हो गईं। उन्हें पता था कि उनके राज्य की रक्षा केवल हुमायूं कर सकता है, इसलिए मेवाड़ की लाज बचाने के लिए उन्होंने मुगल सम्राट हुमायूं को राखी भेजी और सहायता मांगी। हुमायूं ने राखी का मान रखा। राखी मिलते ही उसने ढेरों उपहार भेजे और आश्वस्त किया कि वह सहायता के लिए आएगा। 1535 में रानी कर्णावती ने जौहर कर अपनी जान दी थी और पूरे भारत में उनको देवी के रूप में पूजा जाता है। अब प्रोग्राम में आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे रश्मि बंसल के बारे में, जो एक जानी मानी लेखिका है। तो चलिए जानते हैं आखिर कौन है रश्मि बंसल। लेकिन उससे पहले मुझे दीजिए इजाजत, मैं फिर हाजिर होंगी देश और दुनिया की तमाम खास खबरों के साथ। आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए प्राइम टीवी। रश्मि बंसल का जन्म 8 मार्च 1985 में मुंबई शहर में हुआ था। उनके पिता खगोल भौतिकी के वैज्ञानिक थे। उन्होंने सेंट जोसेफ उच्च विद्यालय और आरसी चर्च से अपनी प्रारंभिक शिक्षा हासिल की। बाद में सोफिया कॉलेज से अर्थशास्त्र में पदवी हासिल कर IIM में MBA की पदवी प्राप्त की। रश्मि एक उत्तम छात्रा थी। वे कक्षा में अव्वल आती थी। उन्हें किताबों से बचपन से ही लगाव था। समय मिलने पर वह उपन्यास पढ़ा करती थी। रश्मि को गणित पसंद नहीं थी, इसलिए उन्होंने आर्ट्स में अपने आगे की पढ़ाई करने का निर्णय लिया। लोगों की निराशा जाहिर करने के बावजूद रश्मि अपने निर्णय पर टिकी रही, क्योंकि वे जानती थीं कि वे सही मार्ग पर चल रही हैं। रश्मि ने अपने कॉलेज के दिनों में ही लेखन शुरू कर दिया था। MBA पदवी प्राप्त करने के बाद रश्मि खुद की एक प्रकाशन कंपनी जैम जस्ट अनदर मैगजीन का संस्थापन किया। उन्हें अपनी पहली पुस्तक स्टे हंग्री स्टे फुलिश का विषय IIM अहमदाबाद के CIIE के प्रोफेसर राकेश बसंत से मिला। इस पुस्तक में उन्होंने 25 बिजनेसमैन के जीवन के संघर्ष और सफलता की कहानियां लिखी हैं। यह किताब अत्यंत लोकप्रिय हुई और इसकी 3,50,000 से ज्यादा कॉपियां बिकी। इस पुस्तक को 8 भाषाओं में अनुवाद भी किया गया। उनकी पुस्तक कनेक्ट द डॉट्स ऐसे 20 बिजनेसमैन के जीवन संघर्ष की कहानी है जिन्होंने खुद मेहनत करके सफलता हासिल की है। इस पुस्तक की 1 लाख कॉपियां बिकी। उनकी पुस्तक एराइज अवेक ऐसे छात्रों के जीवन पर प्रकाश डालती है जिन्होंने कॉलेज में रहते हुए खुद कंपनी शुरू की। उनकी पुस्तक फॉलो एवरी रेनबो उन महिला बिजनेसमैन के बारे में है जो अपने व्यवसाय के साथ साथ परिवार को भी बखूबी संभालती हैं। इस पुस्तक द्वारा रश्मि महिलाओं के जीवन की चुनौती पर प्रकाश डालती है। साल 2011 में प्रकाशित रश्मि की पुस्तक आई हैव अ ड्रीम को देश के नॉन फिक्शन साहित्य का शिखर माना जाता है। लेखिका होने के अलावा रश्मि एक प्रसिद्ध स्तंभकार और प्रवक्ता भी हैं। वे अपने भाषण से व्यापक विवाद और चर्चा उत्पन्न करती हैं। उनके दिलचस्प भाषणों के कारण उन्हें कई प्रतिष्ठित 20 स्कूल्स में भाषण देने का निमंत्रण मिला है। रश्मि को 2010 में इकोनॉमिक क्रॉसवर्ड पॉपुलर अवार्ड जैसे प्रतिष्ठित सम्मान के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया था।
2012 में भी आई हैव अ ड्रीम के लिए उन्हें इस पुरस्कार के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया। रश्मि को अपनी रचनाओं के लिए प्रेरणा देश भर के स्कूल्स और कॉलेजेस में घूमने से मिलती है। रश्मि ऐसी कहानियों की तलाश में है जिनके अलग अलग पहलू हों। उनकी रुचि ऐसे उद्यमियों की कहानियों में है जिन्होंने बिना पारिवारिक सहायता के अपने बलबूते पर व्यवसाय शुरू किया हो। वे अलग अलग जगहों और संस्कृतियों के उद्यमियों के बारे में लिखना चाहती हैं, जिससे पाठकों को लगे कि उनके जीवन का कोई पहलू पुस्तक में दर्शाया जा रहा है। रश्मि फिलहाल 2 पुस्तकों पर काम कर रही हैं। पहली पुस्तक अक्षय पात्र संस्था की कहानी है। दूसरी पुस्तक जी टीवी के सहयोग से उम्मीद विषय पर जनता द्वारा भेजी गई कहानियों का संग्रह है। इस रचना के द्वारा रश्मि आम आदमी, आम औरत को परिस्थितियों के बावजूद जीवन में सकारात्मक नजरिया बरकरार रखने की प्रेरणा देना चाहती है।